दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड आज के सेशन का जो थोड़ा सा टाइम है वो मैं आपको इस बारे में गाइड करूंगा। या 9 बैंड्स चाहिए। 9 बैंड्स इन रीडिंग एंड लिसनिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग, बाय लर्निंग टेक्निक्स। हर सेशन में टेक्निक्स बताता हूं। अपना मकसद बना ले मेरे से पढ़ना। सर आई वांट 9 बैंड्स। 9 बैंड से कम के बारे में सोचे ना, मुझे 4.5 चाहिए। नो, गो फॉर 9 बैंड्स। हाउ टू गेट 9 बैंड्स इन आइल्स रीडिंग? स्टेप 1, स्टार्टर। अगर तो आप एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर आज मेरे पास एकेडमिक के स्टूडेंट्स बैठे, कुछ मेहमानों को भी मैंने बुलाया, वो शायद जनरल के हो। अगर तो आप एकेडमिक के, तो आपको स्टार्टर लेना पड़ेगा। स्टार्टर समझते? आपकी भूख खुलेगी, आपको चीजें समझ आएंगी। आज सेशन खत्म होने के बाद रात को 11 बजे आपके व्हाट्सएप के ऊपर जर्नल का सेक्शन 1 और जनरल रीडिंग का सेक्शन 2 भेज दूंगा। ये आपका स्टार्टर है। अगर आपने, और कितने टेस्ट भेजूंगा? 24 रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। 24 टेस्ट है। 7 दिन तक रोजाना 1 घंटा 2 घंटे भी बैठ के सुनोगे तो पूरे खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने, यकीन कर ले, अगर आपने जर्नल का सेक्शन 1 और 2 सुन लिया, अब आइल्स एकेडमिक रीडिंग आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आप शुरू करेंगे आइल्स एकेडमिक रीडिंग। और जर्नल के स्टूडेंट है तो उनको तो करना ही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, तो वो तो स्टार्ट ही वहीं से लेते हैं। उनका स्टार्टर क्या, वो वही बहुत ही हलवा है, सेक्शन 1 और 2। ठीक है। और अब आप करेंगे अपना पैसेज 1। अच्छा, यहाँ पर पैसेज 1 कहा जाता है। पैसेज 1 करेंगे, पैसेज 2 करेंगे। मैं जनरल वालों को, अगर कोई जनरल वाला मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, तो जनरल वाले अगर एकेडमिक का पैसेज 1 और 2 कर ले तो वो बराबर होता है जनरल का सेक्शन 3। तैयारी मुकम्मल। अगर आपने आइल्स एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 और 2 सुन लिया जनरल वालों ने, तो मैंने आपको माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा दिया। आपको पहुंचना कहाँ था? K2 पर। मैंने संडे, जब आप जनरल वाले बैठेंगे ना अपना सेक्शन 3 करने, लो भाई सर ये तो हमारा तो ज्यादा आसान है, और जो पैसेज 3 है वो फिर करना पड़ेगा आपको। यानी कि मैं टिक लगाकर बता रहा हूं एकेडमिक वाले क्या क्या करें। अगर उनका 7.5 8 8.5 तक का टारगेट है, मैं कहता हूं लिसनिंग और रीडिंग में अच्छे बैंड स्कोर करो। मेरे पास लोग इंक्वायरीज लेने आते, हमें लिसनिंग और रीडिंग की क्लास नहीं चाहिए, हमें स्पीकिंग और राइटिंग चाहिए। बेवकूफ लोग हैं वो, बेवकूफ। क्यों? ओ भाई, लिसनिंग और रीडिंग में 9 आ जाते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग में तुम जितनी मेहनत कर लो तुम्हारे 7.5 आ जाए, मैं सलाम करूंगा, सलाम पेश होगा आपको। 7.5 8 तो भूल जाओ तुम लोग, क्योंकि 8 का मतलब है यू आर नियर टू अ नेटिव स्पीकर, योर इंग्लिश इज आउट क्लास। इफ यू आर, थैंक यू वेरी मच। तो भाई, लेकिन 9 बैंड्स इन लिसनिंग और रीडिंग में तुम्हारी गलतियां बच जाती है। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है लिसनिंग में, वो अभी लिसनिंग के सेशन में बात करूंगा। रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसनिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बता देता हूँ, स्पेलिंग में गलत होने के चांसेस है। रीडिंग में क्या गलती होने के चांसेस है? कोई चांसेस नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना है और जवाब देना है। सबसे आसान रीडिंग है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो जनरल हो। सबसे आसान से आसानी से आप रीडिंग में स्कोर करते हैं। तो इसलिए कहता हूँ रीडिंग में मेहनत ज्यादा करो, ताकि उसका स्कोर अच्छा है, ओवरऑल तुम्हारा स्कोर टारगेटेड आ जाए।
लेकिन लोग कहते नहीं 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 नहीं, अरे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं आपके लेक्चर, वहीं से सुन लेंगे। सुन लो, हमने कब रोका है। लेकिन हमारी इस बात को नजरअंदाज मत करो कि तुम रीडिंग को और लिसनिंग को नजरअंदाज कर देते हो, राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत आप करें 2 सेशंस पर, रीडिंग पर और लिसनिंग पर। स्कोर इसमें अच्छा आ गया तो उसमें 6.5 भी आ गया, तो ओवरऑल तुम शायद 7.5 पर चले जाओ। आ गई बात समझ। तो अब एकेडमिक वाले अपनी राइटिंग रीडिंग का आगाज कहाँ से लेने जा रहे हैं? स्टार्टर करें, 1 2, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, सुन लो। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एकेडमिक वालों को सुनना है, लाजमी सुनना है, सुनना है, सुनना है। आज व्हाट्सएप पर आ जाएगा, ताकि आपको सर पैसे। ये क्या यूट्यूब की वीडियो है? ये मैं आपको ये फॉरवर्ड करूंगा, चैनल? इसके सारे 24 लिंक्स मेरे पास मौजूद है, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अच्छा, वो 24 लिंक्स मतलब वो सारे सुनने पड़ेंगे? उसकी वजह है आपकी भूख खुलेगी, आपको समझ आएगा। क्योंकि जो जनरल की रीडिंग है ना बेटा, वो आसान है। आपको ट्रू फॉल्स समझ आएंगे, आपको स्कैनिंग समझ आएगी। आसान आसान पैसेजेस है, छोटे छोटे पैसेजेस है। जब अभी आप, आज मैं पैसेज 1 शुरू करने जा रहा हूं, अभी आप देखिएगा, आपको आज शायद बदहजमी, हाय अल्लाह इतना मुश्किल, ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा। तो समझ ना आने की वजह हमारे रीडिंग स्किल्स कमजोर है। हम बहुत, हमारे, हमने ओ लेवल ए लेवल से नहीं पढ़ा, हम पीले स्कूल से पढ़कर आए, हमने एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा है। हमारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड बहुत लो है, इसलिए हम इनकी गोरे की ये रीडिंग पैसेज समझ नहीं आते, वो क्या कह रहा है, किस तरह से जवाब दे दे। ये 5 एकेडमिक वालों के ये 5 स्टेप्स है। ये छोड़ दीजिएगा एकेडमिक वाले सेक्शन 3 को। और अगर जनरल वाले हैं तो जनरल वालों को मैंने कहा है कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो जनरल वालों को करना ही होता है। पैसेज 1 करें, पैसेज 2 कर ले, उस अब भले से सारे ना भी करें, लेकिन कम से कम इनके 10-10 टेस्ट भी कर ले जनरल वाले, फिर अपना पूरे 24 टेस्ट कर ले, तो आप निकल गए, क्रॉस कर देंगे आप 7+। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस किस तरह से करें ये बता दूं। मैं फिजिकल एकेडमीज का रीडिंग, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ, 16 साल मेरा अपना तजर्बा है फिजिकल। हम लोग स्टूडेंट्स को फोटो कॉपी करके असाइनमेंट्स देते थे, ये लो सॉल्व करो बैठ के। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वो चीज नहीं है, जहां पर हम आपको असाइनमेंट नहीं दे सकते, ये लो सॉल्व करो, लो बेटा लाइव बुला लिया सॉल्व करो, मैंने क्या हो गया दिमाग खराब हो गया। यहाँ पर आपको मैं रोजाना पढ़ाता हूँ ना, यहाँ पर असाइनमेंट्स भी दूंगा, तो मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे रहा हूँ तुम्हें 24, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सुनो, ताकि तुम लोग सीखो। जितनी भी एकेडमीज है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर रीडिंग करवाने का ट्रेंड एक ही है। टीचर ने 1 सेशन पढ़ाया, 2 सेशन समझाए, 3 समझाए, उसके बाद बोलेगा ये लो असाइनमेंट सॉल्व करो, कोई मसला हो तो पूछो। स्टूडेंट उस असाइनमेंट से तो कुछ नहीं सीखता, क्योंकि उसमें टीचर की कोई बातें शामिल नहीं। ऑनलाइन सिस्टम जब से आया, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर टीचर की ही बातों को सुनना है आपको, और मेरे रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, तो वो रियल लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, आप उसको सुनकर सीखते ही रहे। ठीक है बेटा, चले पैसेज 1 स्टार्ट, लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ये उड़ने वाला है अभी। स्टार्टर ले लीजिएगा एकेडमिक वाले, 1 हफ्ते में स्टार्टर खा ले, सर ताकि आई हैव अ पैसेज 1 आपको क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछे बेटा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया सेक्शन 1 सेक्शन 2 और 24 उसके लिंक्स है, तो जब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हम इसको किस तरह डिवाइड करें? मतलब दिन में कितना टाइम दें रीडिंग को अच्छा, ये आपने एक कि बहुत अच्छी मतलब आप बात की। एग्जॉस्टेड भी ना हो और वो ये प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए? 60 मिनट्स एक्टिव रीडिंग की आदत डालिए। अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, मैं अपने डेज डिवाइड कर लेता, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, नौकरी भी है मेरी। मैं मंडे ट्यूसडे 60 मिनट्स रीडिंग को दे देता, मैं थर्सडे फ्राइडे 60 मिनट्स लिखने को दे देता,
राइटिंग। मैं सैटरडे, संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो आप फ्राइडे और सैटरडे 30 मिनट्स लिसनिंग। अगर आप बिजी है तो ये शेड्यूल आपका लाजमी होना चाहिए। और अगर आप फारिग है मेरी तरह तो मंडे का शेड्यूल सुन लें। आपने 60 मिनट्स रीडिंग करनी है। ये क्यों करनी है? क्योंकि पेपर में भी 60 मिनट्स रीड करना है आपको। 30 मिनट्स रोजाना लिसनिंग करनी है। मैं लिसनिंग का अभी 28 डेज का प्लान भी दूंगा आपको आज। तो आपको 30 मिनट्स एक्टिवली लिसनिंग करनी है और 60 मिनट्स आपको रोजाना लिखना है। आप सोचेंगे क्या लिखना है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। 60 मिनट्स राइटिंग, क्योंकि आपका पेपर यही है। स्पीकिंग के लिए आपको बेसेरम की ही क्लास लेनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये आप डिवाइड कर लें दिन में, सुबह रीडिंग, रात में राइटिंग, कब आपको लिसनिंग। अगर एक दिन का आपका ये रूटीन बन गया तो 40 डेज में आप 7 बैंक्स हासिल कर लेते हैं। अगर ये रोज का रूटीन है, 60 मिनट्स रीडिंग, 60 मिनट्स राइटिंग और 30 मिनट्स लिसनिंग, ये रानी के 2.5 घंटे रोजाना प्रैक्टिस पे अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो 40 डेज में आप 7 क्रॉस कर जाते हैं। ये बहुत ऑथेंटिक रिसर्च है IELTS researchers की कि if a student is practicing IELTS for 2.5 hours every day and giving इसमें आप 30 मिनट्स स्पीकिंग मिस इरम की क्लास में दे रहे हैं, या आपके पास ऑप्शन है हमारे लाइव सेशंस का, 30 मिनट्स आप स्पीकिंग को भी दे दें। उसमें आप बोल रहे हैं 15 मिनट भी आप बोल लेंगे, तो पेपर में आपको सिर्फ 15 मिनट बोलना है। तो आप लोगों को जो सेशंस की मैं एक्सेस देता हूँ ना 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, उसमें 15 मिनट बोलना आपका टारगेट है। आपने 15 मिनट बोल लिया कंटिन्यूअसली, हो गया काम, अल्लाह हाफिज कर देना। तो ये अब आप अपना, अगर एक दिन का अगर कोई किसी ने सवाल किया तो मैंने गाइड कर दिया, वरना अब आप जैसा चाहे, आपका रूटीन जैसा है बेटा उस हिसाब से मैनेज करें। लेकिन अगर रीडिंग करते हैं तो ये नहीं कि आधा घंटा, 60 मिनट्स, क्योंकि पेपर में भी 60 मिनट्स एक्टिवली रीड करना है, सोना नहीं है। 30 मिनट्स एक्टिवली सुनना है, सोना नहीं है, और 60 मिनट्स लिखना है। और पेपर के अंदर भी 2.5 घंटे आपको पूरे देने, 2.5 घंटे से ज्यादा ही हो जाते हैं, 2 घंटे 40 मिनट, 15 मिनट बैठने में लगेंगे, तो लगा लो 3 घंटे तो ही जाएंगे। किसी का कोई सवाल, या मैं अपनी आज का पैसे शुरू कर दूंगा? सर क्या मतलब बैठ के, मतलब ये टाइम हम डिसाइड करते हैं 3 घंटे 2 कौन सा घंटे? बेटा? सर ये पेपर का जो टाइम है, ये मतलब हम डिसाइड करते हैं कि कब कंप्लीट होगा, 2.5 घंटे में होगा या 3 घंटे में? आपका पेपर जब शुरू होगा ना तो उसके बाद पहला पेपर अब आ रहा है आजकल, जो सुनने में आ रहा है कि पहला जो पेपर आ रहा है वो राइटिंग का आ रहा है। राइटिंग के बाद वो अच्छा, रीडिंग देते, और रीडिंग के आखिर में लिसनिंग शुरू होती है। ये अलग अलग दिन पेपर होते हैं कि एक ही नहीं, दिन एक सारे एक हो ही जाते दिन पेपर होगा आपका, 2 घंटे 40 मिनट का, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है। स्पीकिंग आपका अलग दिन होगा, या तो पहले होगा या बाद में होगा। हैं? यानी कि एक ही दिन में सारे मॉड्यूल्स? 3 दिन में एक 3 मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल्स 3 दिन में एक मॉड्यूल होंगे। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का डे अलग है। जी। वो पहले अमूमन पहले अच्छा होगा, आपके इन टेस्ट अच्छा से पहले अच्छा। होगा ज्यादातर। बाद में भी हो सकता है, अच्छा वो आपसे पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं कि इस दिन रखें या इस दिन, तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो और एग्जामिनेशन हॉल होता है कोई, या फिर एग्जामिनेशन हॉल आप उन्होंने? अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो हर शहर में एक ही लोकेशन होती है, हर बड़े शहर हम्म। की एक ही लोकेशन है जहाँ पर टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आप वहां जाइए, जाकर टेस्ट दीजिए। वो आप नेट पे सर्च करा सकते हैं कि आपके शहर में कहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। कराची के अंदर सही। जब हमने दिया था तो शेरेटन के सामने ही एक लोकेशन थी, वो था, नाम याद नहीं आ रहा, कोई हॉल था, काफी फेमस है कराची के अंदर, वहां था। ठीक है, चले पैसेज 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। आइल्स रीडिंग पैसेज 1 किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए।
अच्छा, मैं आपको तरीकेकार सबको पता ही है। मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। राउंड 1 होता है मेरा 3 वीक्स का, ठीक है। 3 वीक्स का राउंड 1 होता है। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि जब तक तैयारी मत हो नहीं जाना, पढ़ते रहना। ये मैं बार बार सवाल भी करता हूँ स्टूडेंट से, भाई हो गई तैयारी? नहीं हुई, पढ़ लो अभी भी जब तक प्रैक्टिस करना चाहो करते रहो। राउंड 1 मेरा 3 वीक्स है। पैसेज 1 से शुरू कर रहा हूँ। पैसेज 1, अब मैंने थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। मैं पैसेज 1 के साथ पैसेज 2 को भी मिक्स करता हूँ, और ये टारगेट देता हूं कि 1 और 2 यानी पैसेज 1 और 2 को 30 मिनट्स में सॉल्व करो। कितनी देर में? 30 मिनट्स में। पेपर में इसका एस्टिमेटेड टाइम है 20 मिनट्स, इसका टाइम है 20 मिनट्स। लेकिन मैं आपको टारगेट क्या दे रहा हूं? 30 मिनट्स में सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि पैसेज 3 कहा यह जाता है आप वे मोर डिफिकल्ट, थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे सकता है। क्यों देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैसेज 3 के लिए आपके पास कम से कम 25 to 30 मिनट्स होने चाहिए। अगर आपके पास 25 to 30 मिनट्स हुए तो आप 7+ पर है। लेकिन जनरली 80% स्टूडेंट्स की शिकायत आइल्स रीडिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट की है। ये सबसे ज्यादा शिकायत है, टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, पैसेज 3 पर पहुंचे तो 5 या 10 मिनट थे। 5-10 मिनट में तो पैसेज 3 नहीं होता। वो तो वही टेंशन ही तुम्हारे 5-10 मिनट निकाल देंगे। हाय अल्लाह, 10 मिनट रह गए, संडे तो कहा था 30 मिनट हो, लो भाई गए। ठीक है, तो अब आप ये अपना टाइम लिमिट सेट करें। मेरा ये राउंड 1 शुरू हो रहा है, 3 वीक्स तक चलेगा। मैं राउंड फर्स्ट वीक में पैसेज 1 और 2 पे बात करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा 2 हफ्तों के 6 लेक्चर्स में आप इस काबिल हो जाए कि आपका पैसेज 1 और 2 कितनी देर में सॉल्व होना शुरू हो जाए? 30। अगर ऐसा हो गया तो जबरदस्त। फिर जो तीसरा हफ्ता होगा उसके अंदर हम बात करेंगे पैसेज 3 पर। ठीक है, मेरे सारे सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हुए हुए हैं। आप फास्ट फॉरवर्ड होना चाहते हैं, आपका पेपर बहुत जल्दी है, जैसे आप चाह रहे हैं हम पहले से पहले पैसेजेस सुने, लेकिन पहले स्टार्टर लीजिए। स्टार्टर के बाद पैसेज 1 बुक 11 to 16 रिकॉर्ड हुए हुए हैं, पैसेज 2 11 to 16 रिकॉर्ड हुए हुए, पैसेज 3 बहुत सारे रिकॉर्ड हुए हुए जो गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पैसेज 1 फ्रॉम बुक 13। नहीं, हम 14 या 15 मेरा चल रही है, मैं भी देख लेता हूँ। लास्ट वीक हम कहाँ पर थे? बुक 1 और 2 चल रही थी हमारी। 14 का टेस्ट 1, हाँ मैंने चिल्ड्रंस प्ले पर हमने बात की थी लास्ट वीक। कोई था मेरे साथ लास्ट वीक? हेंडरसन भी था, ये भी था। सर ये हो गया था। हाँ वो मुझे याद आ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी हो गया था। सर ये भी हो गया। हाँ, हैमिल्टन जेफरसन जैक्स। तो फिर 14 की बजाय हम 15 पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, जी सर। 15। जी सर, ये हम टेस्ट की तैयारी आपका लेक्चर सुन के ज्यादा अच्छा कर सकते हैं या खुद सॉल्व करें? खुद सॉल्व करने के लिए तो जो नहीं, टेस्ट है वो हमारे तो लेक्चर को सुने आप, क्योंकि खुद जो सॉल्व करेंगी उसमें सिर्फ टाइम जाया होगा, और समझ कुछ यस नहीं सर, आएगा। क्योंकि 30 मिनट्स में मैं अटेम्प्ट तो पूरा कर लेती हूँ लेकिन मेरे आधे आंसर गलत होते हैं तो इसलिए मुझे नहीं, इसमें कंफ्यूजन है कि आपका लेक्चर सुन के ज्यादा अच्छी लेक्चर प्रैक्टिस सुनेगी तो होगी। उसमें आपको टेक्निक्स भी आप एक्सप्लोर करेंगी। यस ठीक है, सर ये अच्छा। बात तो होती है कल हाँ, जो आपने होमवर्क दिया था लास्ट वीक के, आपने 3 टेस्ट करने हैं 11 to 14, वो सुनिए मैंने किए थे। जब मैंने खुद किया था उस वक्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं आपकी वीडियो सुन रही थी और वो जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे थे उससे तो 2 मिनट भी नहीं लगते थे, टेस्ट सॉल्व हो जाता बस था। यही चीज आपको सीखनी है बेटा। सारे सेशंस को आप सुने, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना वो रिपीट होती है। आप जब आगे चलती रहेगी ना, जब आप पूरे 11 to 16 के पैसेज 1 कर लेंगे, आप कहेंगे लो ये तो टिप्स एंड ट्रिक्स रिपीट हो रही।
ठीक है ना। चले, लेट्स स्टार्ट रीडिंग पैसेज 1। अब देखो ये पैसेज बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है और मैं ये कहता हूं कि टाइम कंज्यूमिंग है। देखो हर सवाल को समझना है, अब मतलब ये नहीं कि आप ये सोचेंगे यार ये मुश्किल है। अगर हर सवाल को समझ लो कि इसके आंसर को देना कैसे, सबसे पहली चीज होती है एकेडमिक रीडिंग के अंदर आंसर ट्रैकिंग। आंसर ट्रैकिंग, आंसर को ट्रैक करना सीखो कि आंसर मिलेगा कहां से। टाइम नोट करो, 9:37 हो रहे हैं। ये पैसेज हमारे पास 20 मिनट है सॉल्व करने के लिए, यानी हमें 10 बजे तक इसको सॉल्व करना है। आंसर ट्रैकिंग कैसे करें? आंसर ट्रैक, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको आपके जवाब तक लेकर जाएंगे। पहले देखो 1 से 4 तक ये है, इसके अंदर जो तुम्हें डाटा नजर आ रहा है, इसमें देखो यहां पर ये लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या तुम्हें पैसेज 1 में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और नटमेग ट्री एंड फ्रूट के वर्ड्स हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर फ्रूट दिख रहा है, देखें सर। सर और सर जी और सर ये देखे राइट नजर आ रहा है। फ्लावर्स का वर्ड दिख रहा है, फ्लावर्स फ्लावर्स इसे ऊपर वाली लेन में ये Yes, रहा, sir, ऊपर वाली ये रहा, सही है। अच्छा कोई एरल का वर्ड दिख रहा है? देखो ये अजीब सा वर्ड है ना, ARIL, जी सर। एरल, ये बदल नहीं सकता। Second देखो ये last वर्ड तुम्हें मिल रहा है, एरल, Yes, ARIL, फर्स्ट second last. पैराग्राफ में एरर। मिल गया? हाँ कॉल्ड जी एंड सर। सेकंड यानी कि आपने एक नजर देखकर ये बात फैसला कर ली, सर जी ये इसी पैराग्राफ में मिलने वाला है। ओके, डन हो गया। अच्छा मिडिल एज, VOC, इसमें 2 जवाब अगर तुमने दे दिए तो बताओ तीसरा जवाब देने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये रूल है, एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा और एक नॉट गिवन होगा। नॉट गिवन होगा। एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर तुमने 5 और 6 का जवाब दे दिया तो मुझे बताओ क्या तुम्हें 7 का जवाब देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? अगर 5 नॉट गिवन हुआ तो तुम तो ढूंढते रहोगे। तो ये बड़ा टाइम का है, तो तुम लोगों को लग रहा होगा ये बहुत तीन ही तो है, बट दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरह के सवाल में अपना वक्त जाया नहीं करना है, ठीक है? दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा। याद रखना जब तुम्हारे पास ट्रू फॉल्स 3 आए तो दैट्स गोना वेस्ट योर टाइम। सो यू हैव टू डील इट वेरी वेरी केयरफुली कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना वक्त जाया कर दे सिर्फ किस चक्कर में, ट्रू एक को ढूंढने में। तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सिर्फ ये होगा कि आप इसके स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। मिल गया आपकी किस्मत, नहीं मिला तो एग्जामिनर की किस्मत, ठीक है ना। चले तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये तो 1 से 7 हुए, अगली पार्टी कौन सी है भाई? ओहो, मिडिल एज। मतलब ये सवाल भी है भाई, ये पैसेज आसान तरीन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिडिल एज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 16th सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? 17th सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? 18th सेंचुरी। दीज आर द वर्ड्स which will take you to the answer. मिडिल एजेस लिखा हुआ है। मिडिल एजेस आपने कहाँ पढ़ा था? देखो मिडिल एजेस का वर्ड तुमने यही कहीं पढ़ा था ना, ये रहा मिडिल एजेस, ये रहा, ठीक है। अब तो सर हमें अब ये यहाँ पे भी मिडिल एजेस है, तो सर ये मतलब हमें दोनों सवाल को साथ डील करना होगा जी। यही एकेडमिक रीडिंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है कि आपको दोनों सवालात को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है और जहन में रखना है। पढ़ लीजिए जल्दी से, सिर्फ पहली लाइन, डोंट रीड एवरीथिंग। नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द, कौन लेकर आया था मिडिल एजेस में? मैंने पढ़ लिया, जहन में सेव कर लिया।
In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown. ये बात आपने पढ़ ली। इसको आप चाहे तो इस पैराग्राफ के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि 1 to 4 के जवाब यहां से मिल रहे हैं। This is called answer tracking, that before starting your passage, you need to spend 2 minutes on it. अगर आपने ये 2 मिनट बहुत अच्छे से गुजारे, तो अब जो 18 मिनट बचे उसमें से तुम 12 मिनट में ही अपना पैसेज सॉल्व कर लोगे। 9:42 हुए, आप टाइम नोट कर ले, 18 मिनट बचे। कहते हैं द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर डैश इन शेप। अब मैंने यहाँ पर जो की वर्ड्स है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर। द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। अब वर्ड्स के पीछे पढ़ने की आदत डालो। डैश इन शेप, अब स्क्वायर इज अ शेप, ट्रायंगल इज अ शेप, लेकिन अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स की शेप्स देखो। लीव्स के वर्ड पे पहुंचो सर, ये रहा लीव्स, ओवल। और इसी से पूरा अगर इसको पढ़ो, डार्क ग्रीन ओवल लीव्स, और आपके जहन में शेप चल रही थी तो आपने टक से जवाब दे दिया सर ओवल, एंड दैट्स योर आंसर। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। टेक्निक समझना, सराउंड्स, किसी चीज को कवर करना। सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन व्हेन फ्रूट इज डैश। मुझे ये मिल गया। अब ये याद रखो, इसकी टेक्निक समझना। ये लोग थोड़ा सा सेंटेंस को आगे पीछे कर देते हैं, इससे पीछे पढ़ो। द फ्रूट इज इनकेस्ड इन अ फ्लैशी हस्क। अब इनकेस का मतलब क्या होता है, सराउंड्स। सराउंड्स। अब ऊपर देखिए कितने वर्ड्स की इजाजत दी गई है, one word only. The fruit is encased in a fleshy husk. इसमें से कोई एक वर्ड उठाओ। husk. That's your answer. अच्छा, वहां पर देखो इन्होंने जुमले को जोड़ दिया है, वहां पर इन्होंने सेंटेंस को अलग अलग करके लिखा है। दिस इज द कॉमन टेक्निक कि वो अलग अलग सेंटेंसेस में होता है, लेकिन उसको वहां समराइज कर देते हैं। फिर कहते हैं द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग। स्पाइस नटमेग कहाँ लिखा हुआ है भाई, डैश इज यूज्ड, देखो। कहता है splits into 2 halves allowed the running of the inside a purple brown shiny seed। अब यहां लिखा हुआ है is used, कोई जो चीज आएगी वो सिंगुलर है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेक्निक समझो, is लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर जो भी चीज आएगी वो सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। और कहता है these are the 2 sources of spices, nutmeg and mace। अब ये जो these था, ये क्या है, अब देखो ये कॉमन इन्होंने प्रोनाउन के इस्तेमाल किए हैं, और ये कॉमन टेक्निक है। अब यहाँ इन्होंने these लिख दिया है, these are the 2 sources, आपको वही सोर्सेज बतानी है। the covering known dash is used to produce the spice nutmeg। अब वो सोर्स क्या है, ऊपर पढ़ो। inside is a purple brown shiny seed 2-3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by lacy red or dash covering called an aril। These are 2 sources of 2 spices, nutmeg and mace। अब बताइए, the dash is used to produce the spice nutmeg, so inside is a purple brown shiny seed। The seed is used to produce the spice nutmeg। The covering known as aril is used to produce dash। और उस कवरिंग जो है जिसको आप एरल कहते हो, उससे क्या बन रहा है, उससे क्या बन रहा है, देखिए these are the 2 sources of spices, nutmeg। एक तो आपको ऊपर लिख दिया स्पाइस नटमेग, और दूसरी चीज क्या बन रही है, मेस। मेस, MACE। आपने 9:42 पे शुरू किया, 46 के ऊपर 4 आंसर्स दे दिए। टाइम इस तरह से नोट किया करें पेपर में, 42 पे शुरू किया, 46 के ऊपर 4 आंसर दे दिए, बहुत जबरदस्त जा रहे हो। इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियन न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन। क्या ये बात सच है, ये देखनी पड़ेगी, क्या वो जानते थे, सवाल है। मैं इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा।
Nutmeg was highly prized and costly ingredient in European dash in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicinal, and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. क्या ये बात सच है? In the Middle Ages, most Europeans knew. यहाँ क्या लिखा हुआ है? Arabs were the exclusive importers Exclusive है तो false है. to the Europe of the spice to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchant based in dash. तो ये false हो गया आपका जवाब? हो गया false? वो कह रहे यूरोपियंस को पता था. यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. तो यूरोपियंस को तो पता ही नहीं था. तो ये बात आपकी क्या हो गई बेटा? ये बात आपकी 100% क्या हो गई? गलत. गलत हो गई. ठीक है भाई. अच्छा, अब आगे चलिए. The VOC was the world's first major trading company. Following the Trade of Breda, the Dutch had control over the island where nutmeg grew. ये दो बातें आपने अपने जहन में बिठा ली और अब आगे चलेंगे. अब आपके जहन में कौन सी बात आ रही है? सर वो जो आगे हमने एक मिडिल एज वाली बात. Nutmeg was brought to Europe by the dash. ये बात अभी अभी पढ़ी है. अरब्स. एक्सेल. अब आपने देखा एक ही बात से आपने दो शिकार मार दी. Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. So who brought nutmeg was brought to Europe by the Arabs. अब आपको कौन सी सेंचुरी चाहिए? 17th century. Demand for nutmeg grew as it was believed to be effective against the disease known as. कौन सा डिजीज भाई? नीचे देखिए यहाँ पर 16th century ये रहा. अब देखिए VOC भी आ गया, 16th century भी आ गया. अब यहाँ पर कोई डिजीज डॉक्टर्स नजर आ गए, डिजीज भी नजर आ गया. मैं इसी सेंटेंस को पढ़ रहा हूं. कहते हैं एट सेम टाइम thousands of people across Europe was dying of the टाउन की बीमारी आई थी. इस प्लॉ मिल गई आपको बीमारी. क्या लिखा हुआ है? डिजीज नोन एज. उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? डच. और ये डच का जिक्र कहां पर आ रहा है? डच. ये रहा डच. ट्रेटी ऑफ बेंडा, ये रहा बेंडा आइलैंड्स. अब ये जो बेंडा आइलैंड्स है इनकी बात भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. VOC was the first major trading company. फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी. इसमें आपको कहीं पर कंपनी का वर्ड नजर आ रहा है? जी सर ये रहा. The VOC was the richest commercial operation in the world. फर्स्ट की बात की है उन्होंने कहीं पर? दुनिया की पहली मेजर ट्रेडिंग कंपनी. ये लिखा हुआ है was the richest commercial operation in the world. ये पूरी बात गायब है. जब पूरी बात गायब होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. लेकिन इतनी जल्दी इसका जवाब मत देना. जब 3 होला तो जवाब देने में इतनी जल्दी मत करना. सबर करो. अभी आगे देखो, क्योंकि ये ट्रेटी ऑफ ब्रेंडा हैड कंट्रोल ऑफ ऑल आइलैंड वेयर नटमेग ग्रू. जहां पर ये नटमेग उगाई जाती थी उनका वहां पर पूरा कंट्रोल था. आइए देखते था या नहीं. The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Dutch or Spanish troops or soil, but it also left unprotected from invaders. In 1621, the Dutch arrived and took over. Dutch आ गए, took over. Once securely in control of the Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any trees outside the planting zones. Anyone caught growing in a nutmeg seedling or carrying seeds without proper authority was severely punished. बताइए क्या ये बात सही है? The Dutch had control of all the island where nutmeg grew. True. लिखा हुआ है ना? सर ये उन्होंने क्या लिखा है? They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas. जहां nutmeg की उनका कंट्रोल था वहां पर उन्होंने उसको, और जहां
नहीं था, उन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया कोई। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जब आपने इसको ट्रू लगा दिया तो अब आपको ये वाला जवाब आसानी से नॉट गिवन लगेगा और ये फॉल्स लगेगा। ये आपने निपटा दिया। आगे चलिए, अब आपको इधर देखिए, ये वाली बात आ गई आपके पास, फ्यू एरियाज वाली बात आ गई। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड नटमेग प्रोडक्शन टू फ्यू एरियाज, जी सर ये भी अभी अभी आई है। अब आगे देखिए, put dash on nutmeg to avoid it being cultivated outside। इन्होंने उसके ऊपर कुछ डाल दिया, पढ़िए। Anyone caught growing a nutmeg, all exported nutmeg was covered with lime। Put dash on, अच्छा ये was covered with, put dash on nutmeg, इन्होंने क्या डाल दिया उसके ऊपर? लाइन। Lime। आ गई बात समझ, ठीक है ना बेटा? अच्छा आगे देखिए, उसके बाद फाइनली ऑब्टेन द आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश। ये बहुत ही मुश्किल था लेकिन आसान। तो मुश्किल क्यों है? क्योंकि आइलैंड का नाम ऐसा है कि बच्चा पहुंच नहीं पा रहा था। आइलैंड ऑफ डैश, आइलैंड का नाम बता दें। फाइनली ऑब्टेन वन ऑफ द बेंडा आइलैंड, अ सिल्वर ऑफ लैंड कॉल्ड रैन बाय लेस was under the control of the British. After decades of fighting for control of this tiny island, the Dutch and British arrived at a compromise settlement। ये बात समझ आ गई? ये उन्होंने उसको फाइनली ऑब्टेन कर लिया। उस आइलैंड का नाम बता दें। लैंड कॉल्ड रन। 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 अब हमारे जहन में ये बात नहीं जा रही होती रन का मतलब तो बात होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल से लिखा हुआ तो ये बात आप हाईलाइट होनी चाहिए। ये कैपिटल से लिखा हुआ, ये कोई प्रॉपर नाउन है। रन, आइलैंड ऑफ रन, लैंड कॉल्ड रन। आगे बात समझ। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है ये नटमेग प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू। अगर कोई चीज आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं छुपा करके, उसको आप क्या कहते हैं दूसरे अल्फाजों में? छुपा करके कोई चीज आप लेके जा रहे हैं, क्या करते हैं? क्या कहते स्टील हैं? करना, चोरी करना, स्मगलिंग। नहीं बेटा, स्मगलिंग। स्मगल। आप हेरोइन अपने बैग में मगर। रख के ले जा रही है तो वो क्या होती है? आप आईफोन, स्मगलिंग सही लिखा। स्मगलिंग कहलाती है। आप ले जाए, एक पुड़िया करोड़ों रुपए में बिकती है। जब जाए ना आइल्स का पेपर क्लियर हो जाए, बाहर जा रहे हो लंदन वंदन, एक चिटाग ले जाइएगा, ओहो जिंदगी बदल जाएगी, जेल में सड़ेंगे थाइस। कहाँ लेके जा रहे हैं? स्मगल नटमेग्स प्लांट्स टू मॉरिशस। सी इन मॉरिशस। सबसे ज्यादा चर्च का अड्डा यही है, सबसे ज्यादा यही पर मॉरिशस, टेकन टू Mauritius। अच्छा, half the Brenda Island nutmeg plantation were destroyed by destroyed, wiped out। किस चीज ने इसको वाइप आउट कर दिया? A volcanic eruption in Banda region caused a tsunami that wiped out Tsunami। half the nutmeg groves। Half the Banda Island nutmeg plantations were destroyed by a dash, by a सुनामी। tsunami। सुनामी। हाँ भाई, हो गया 9:56 पर। कोई टेंशन हुई? लेकिन मैं कहता हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग था। क्यों? ये जो आपके पास ये वाला सवाल आया ना, मैं दुआ करता हूँ इस तरह के सवाल पेपर में ना आए। मैं या तो वो पूरा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दे पूरा। अगर इस तरह का सवाल आता है दैट इज स्टूडेंट्स टाइम अ लॉट। ठीक है सर, कल का रीडिंग का पैसेज हम क्या करेंगे? कल हम बुक 15 का पैसेज 2 करेंगे। आप असाइनमेंट के तौर पे 11, 12 और 13 को सुनते रहे। अब जैसे बिल्कुल 0 मीटर है, और ये मैं जो कह रहा हूँ ना, देखो रीड जनरल का स्टार्टर ले लो, ये जनरल रीडिंग का पैसेज का सवाल है। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो आपको पैराग्राफ्स दे दिए ABCD EFG। अब आपको ढूंढना है ये कहाँ मिलेगा।
अब उसके बाद फिर वो आपसे कहता है ढूंढो। ये सवाल मैं कहता हूं बहुत फिर भी आसान है। क्यों? 2 सवाल है। पैसेज 1 आसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 सवाल आते हैं। इससे पहले जो अभी पैसेज था वो मुश्किल था। कल मैं ये भी सॉल्व करवाऊंगा। और कल ये देखो 1 to 7 और 1 to 7 के बाद वो आपसे कह रहा है ये 8 to 30। ये भी एक बहुत आसान सवाल है। दुआ करता हूं आपका पेपर इसी टाइप का है। ये 2 सवाल है, लेकिन आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है। पैसेज 1 में ही वो 3 सवाल बनाकर दे रहे हैं। दैट इज नॉट डिफिकल्ट बट एक्चुअली दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। वो टाइम कंज्यूमिंग पता है ना, नॉट गिवन के चक्कर में बच्चा टाइम अपना बर्बाद कर देता है। और उसके बाद कल हम 3 पैसेजेस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम इसका ये देखो, अल्लाह करे यही आ जाए, ऐसे ही आ जाए। fill in the blanks। और इसका अगला सवाल ये कुछ आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दी। अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ गया तो चांदी हो गई भाई आपकी, मजा आ गया। ठीक है, कल ये तीनों पैसेज करेंगे 60 मिनट्स के अंदर। कल होंगे आपके 3 पैसेजेस। पैसेज 1 बुक 15 का टेस्ट 2, 3 and 4। और हमें 60 मिनट्स की ही रीडिंग करनी होती है। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ योर लिसनिंग सेशन। दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग।